करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड की, राइट। अगर हम बात करें केल्विन में और एग्जांपल ले अगर हम आइस का बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमारा 273.16 केल्विन। यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों, वो ध्यान रखेंगे आप कि हमने केल्विन में दिया हुआ है, राइट। अब एक चीज है यहाँ पे जिसका नाम है फ्यूजन। बच्चों है क्या ये, आइए थोड़ा समझते हैं, राइट। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। यानी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा मैटर है जो पहले सॉलिड में था और अब वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्यूजन। एग्जाम्पल के लिए क्या है बच्चों, आइस। ये बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, लेटेंट हीट की। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरा इससे को ध्यान से पढ़ेंगे। लेटेंट हीट, अब ध्यान में आपको ये आ रहा है कि हमने बहुत टाइप की हीट एनर्जी पढ़ी है, मगर ये लेटेंट हीट एक्चुअल में क्या है। जब भी मैटर में, राइट, हम एक मैटर की स्टेट को दूसरे मैटर की स्टेट में अगर चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे जो हीट एनर्जी यूज होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट, राइट। उस एनर्जी को बच्चों हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अब बात हमारे पास ये चीज आती है, अब थोड़ा इसको समझते हैं कि ये चीज क्या कहते हैं। लेटेंट हीट यहां पे है, द हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट of overcoming the force of attraction between the particle। यहां पे इतनी लाइन को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि ये चीज हमने पहले भी की हुई है, ये चीज हमने पहले भी समझी हुई है, जहां पे आपको ये चीज आपको बताई गई थी कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, राइट, कि उन्हें एनर्जी मिलती है, राइट। एनर्जी उनको मिल रही है तो उनसे उनकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है, और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं बच्चों, मूव कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में कम हो रहा है, राइट। ये चीज क्लियर है या नहीं, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। विदाउट राइज इन टेम्परेचर, राइट, हम क्या कर रहे हैं कि एनर्जी तो हम दे रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली सॉलिड को हीट दे रहे हैं, राइट, और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अब ये क्यों हो रहा है, अभी हम थोड़ी सी देर में समझेंगे। और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब आएगा। यहां पे ये चीज कह रहा है कि भाई हम टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हीट एनर्जी तो बढ़ा रहे हैं, मगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। माफ करिएगा कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हीट एनर्जी तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है? तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, कभी भी अगर आपने चाय बनाई हो, तो क्या चाय 2 सेकंड में बन जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने गैस ऑन की, फ्लेम आपने 2 सेकंड के लिए जलाई एंड देन सडनली आपने बंद कर दी? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन 2 सेकंड में वो चाय जो है वो बन जाए? नहीं, बिकॉज जो लिक्विड के जो वहां पे जो पार्टिकल्स थे, राइट, उन्हें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिली, ठीक है। खैर हम वाटर का एग्जांपल बाद में लेते हैं, अभी हम आइस की बात करते हैं। अगर हम आइस को अगर फ्लेम में रख रहे हैं और हमने 2 सेकंड के लिए फ्लेम दी और देन उस फ्लेम को हटा दिया, राइट, तो क्या वो बर्फ, क्या वो आइस पूरी पिघलेगी? आंसर आएगा नहीं, क्योंकि जितनी हीट एनर्जी आपने उस आइस को दी, तो वो आइस के सारे पार्टिकल्स के लिए इनफ नहीं थी। जितनी एनर्जी आपने दी, उतनी एनर्जी में जितने पार्टिकल को एनर्जी मिली थी मिली, बाकी पार्टिकल एज इट इज ही रहे। क्लियर? इसीलिए बच्चों हमें उसे कंटिन्यू वे में एनर्जी देनी होगी, ताकि आइस के हर एक पार्टिकल जो है, राइट, उन्हें इनफ एनर्जी मिले, ताकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो सके, और जो पार्टिकल है वो फ्री स्टेट में आ सके, इंडिपेंडेंट हो सके। इसीलिए
ये चीज होती है कि अगर हम किसी भी सॉलिड में अगर एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे भी रहे हैं, राइट, तो भी उसका टेम्परेचर यूज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगा हुआ है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? लेटेंट हीट। ये बात समझ में आई बच्चों? बात हम करते हैं बच्चे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। अब एक्चुअल में ये क्या है, पहले तो समझते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure is known as latent heat of fusion। जी पढ़ तो हमने लिया मतलब लेकिन इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास 1 किलो बर्फ है और एक पर्सन के पास 100 किलो बर्फ। क्लियर है यानी? अब दोनों को मेल्ट करने के लिए आपको अलग अलग टेम्परेचर की नीड होगी, राइट? यहां पे क्वांटिटी मैटर कर रही है। क्लियर? तो इससे हम किसी एक स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि मैटर की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचने के लिए एक्चुअल में हमें कितनी लेटेंट हीट देनी है फ्यूजन के केस में, राइट? तो उसके लिए हमने ये किया, राइट, कि सेम मटेरियल के लिए हमने एक चीज ली कि भाई आप अगर 1 kg की अगर यूनिट लेते हो सेम मटेरियल में, राइट, अगर बर्फ है तो भी 1 kg लोगे, ठीक है, अगर आयरन है तो भी 1 kg की यूनिट लोगे और उसी को स्टैंडर्ड मान के काम करोगे, राइट? ये चीज समझ में आ रही है? यानी कि आप इसमें ये चीज नहीं कह सकते कि हाँ भाई 1 kg और 100 kg के लिए यूनिट जो है वो अलग अलग होगी। दोनों के लिए जो मेजरिंग यूनिट जो आप स्टैंडर्ड रखोगे वो होगा 1 kg। ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? ठीक, तो यही एक पूरा प्रोसेस है कि जहां पे हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितनी एनर्जी उसे दे रहे हैं, वो एनर्जी हमारे पास क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे समझ में आई बच्चों? सो बच्चों, क्या लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करके गैस स्टेट में बदल सकता है? जरूर बदल सकता है बच्चों। फिनोमेना बिल्कुल सेम है कि अब वाटर के केस में क्या होता है? सेम चीज अप्लाई होगी। क्या कि उसे हीट मिली तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उनके अंदर भी क्या हुआ? मूवमेंट हो रही है। हीट एनर्जी से उनका क्या हुआ? IMF जो है वो इंक्रीज हुआ, पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को लीव करा एंड देन वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, राइट? क्लियर है? और जब भी पार्टिकल फ्री मूव करते हैं उस केस में हम क्या कहते हैं बच्चों? कि अब वो पार्टिकल जो है अपनी स्टेट को चेंज करके दूसरी स्टेट में इजीली आ सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? कि जब पार्टिकल फ्रीली हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, राइट, तो वो अपनी स्टेट को चेंज करके किसी और स्टेट में भी जा सकते हैं। और यहां पे हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं एक्चुअल में? लिक्विड टू गैस। किस स्टेट की बात कर रहे हैं बच्चों? लिक्विड टू गैस की। ये चीज क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास क्या आता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट आता है। यानी कि लिक्विड का एक ऐसा पॉइंट जिसपे वो बॉयल स्टार्ट कर दे। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, राइट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर दे उसे, उस पर्टिकुलर लिक्विड का हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। उसे, उस लिक्विड का हम क्या कहते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। अभी तक हमने बच्चों ये देखा कि बात हमने की चेंज ऑफ स्टेट की। आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाया भी गया था, राइट, कि जो लिक्विड है वो वेपर में कैसे चेंज होता है। लेकिन अभी तक आप बच्चों को ये नहीं पता कि उसे लिखे कैसे। तो आइए देखते हैं, राइट। क्या कह रहे हैं कि जब भी हमने हीट सप्लाई करी तो वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, राइट। एट सर्टेन टेम्परेचर a point is reached when a particle has enough energy to break free from the force of attraction। पहले यहां तक समझते हैं।
राइट। बच्चों आपको क्या समझाया गया कि किसी यानी अगर लिक्विड है और उसको अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई करें, राइट, तो उसके पार्टिकल क्या करेंगे, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे, राइट। और पार्टिकल अगर जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं तो वो क्या उन्हें मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। बच्चों कौन सी एनर्जी मिल रही थी, काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एट सर्टेन टेम्परेचर a point is reached when the particle have enough energy to break free from the force of attraction। और किसी पॉइंट पे जाकर, राइट, पार्टिकल अपने आप में इतनी एनर्जी इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है, कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, राइट, क्या होता है, याद है या नहीं? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों ये होता है कि पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो फोर्स, राइट। तो पार्टिकल अपने अंदर इतनी एनर्जी ले लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं कि वो उस बॉन्ड को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं, राइट। और उसके बाद क्या होता है, एट दिस टेम्परेचर, और उसी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और फिर लिक्विड जो है वो गैस बनना चालू बच्चों हो जाता है, राइट। अब अगर आप यहाँ पे चीजें बच्चों को बच्चे देखें तो आपको ये समझ में आएगी कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, लिक्विड को बॉइल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, ताकि चेंज हो किसमें और किससे, लिक्विड से वेपर में चेंज हो। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पे लिखी है, जरा इसे भी ध्यान देते हैं, और वो ये है कि एट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट हो, कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, राइट, उसे उस लिक्विड का हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ओके बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो है 373 केल्विन। ध्यान रखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर की बात हो रही है बच्चों, वो हो रही है आपकी केल्विन में, 373 केल्विन। अब बात हम करते हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। बच्चों ये कुछ वैसे ही टॉपिक है जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, राइट। वहां पे हमारे पास क्या था कि कितने टेम्परेचर पे या कितनी हीट एनर्जी चाहिए, राइट, किसी भी लिक्विड को जिसका वेट हमने स्टैंडर्ड लिया था बच्चों, टाइम भी और इस टाइम भी, 1 kg लिक्विड को गैस स्टेट में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और वो भी कब, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, राइट। ये हमारे पास क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब कुछ समझ में नहीं आया या नहीं आया? नहीं आया तो अब आ जाएगा। बच्चों ये कह रहे हैं कि लिक्विड जो है हमारे पास, राइट, अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। और कभी कभी हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मान लो कभी 1 लीटर है या 1 kg है, राइट, एंड देन कुछ और लिक्विड है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो उस कंपैरिजन में हमें कितनी हीट चाहिए, राइट, लिक्विड टू वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए, वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। कब कैलकुलेट नहीं कर पाते, जब क्वांटिटी ज्यादा, राइट। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड लिया है कि 1 kg में इतना ही हीट एनर्जी चाहिए हमें लिक्विड को वेपर बनाने के लिए, राइट। और वो हमारे पास क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन उसके लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ध्यान रखना पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड को हमें रखना पड़ेगा। ये चीज क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बात करते हैं बच्चों, एक कंपैरिजन करो कि वेपर या फिर गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट, राइट। जो अभी अभी गैस स्टेट बनी है लिक्विड से गैस में, राइट, और एक लिक्विड जो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हो, बेटा किसमें ज्यादा एनर्जी होगी? तो बच्चों एनर्जी होगी ज्यादा वेपर में। उसका रीजन क्या है? बिकॉज बच्चों उनके पास ऑलरेडी एनर्जी उन्होंने गेन करी थी, और उस एनर्जी को गेन करके, उस हीट एनर्जी को गेन करके उन्होंने अपना टेम्परेचर बनाया, और जस्ट बिकॉज की टेम्परेचर बना था
तो वो फ्री स्टेट में आए थे। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि जो वेपर है, राइट, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी किससे? वाटर से। कब? राइट, एट सेम टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर क्या है? जो अभी आपने 373 क्या था। इट इज क्लियर है बच्चों? इन सारी चीजों से हमें क्या समझ में आया? एक ये कि अगर हम टेम्परेचर अगर वेरी कर रहे हैं, बच्चों ध्यान से सुनना ये बात, कि अगर हम टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो उससे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, राइट। फर्स्ट हमने जब सॉलिड से लिक्विड में आए थे तो हमने टेम्परेचर चेंज किया था। अब लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो भी हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं बच्चों? चेंज कर रहे हैं। यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जरूर पड़ता है मैटर के ऊपर, राइट। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप प्लीज याद रखिएगा। बच्चों हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े, हमने फ्यूजन पढ़ा, और एक अभी हमारे पास आ रहा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कहता है? कि आप चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, राइट। कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में जाए। अभी तक हमने क्या देखा था कि फर्स्ट हम सॉलिड से लिक्विड जाते थे चेंज में, और फिर लिक्विड से गैस में जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आइस है तो आइस से वाटर, एंड वाटर से फिर वेपर बनता था। लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं बच्चों, सॉलिड से सिर्फ डायरेक्टली गैस स्टेट में जा रहा है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। वो खुद भी स्पेसिफाई कर रहा है कि बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, राइट। तो वो प्रोसेस क्या है आपका? सब्लिमेशन है। तो वो प्रोसेस क्या है आपका बच्चों? सब्लिमेशन है। इट इज क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, राइट। अभी तक हमने ये देखा कि टेम्परेचर की वेरिएशन से स्टेट्स ऑफ मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। लेकिन क्या प्रेशर के केस में भी ऐसा ही है कि क्या प्रेशर को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो क्या उससे चेंज ऑफ स्टेट होगी? आइए देखते हैं, राइट। यहां पे हमारे पास एक गैस हमने कंटेनर में रखी हुई है, राइट, और ऊपर हमने ये पिस्टन हमने लगाया हुआ है, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों कि इस गैस कंटेनर में पिस्टन की हेल्प से इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे। लेकिन बच्चों वो होता कैसे, राइट। अगर आप इस पिस्टन को इनवर्ट डायरेक्शन में ये पुश करोगे तो इससे गैस पार्टिकल के बीच में प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। प्रेशर इंक्रीज होगा तो उनके बीच में कंप्रेशन होगा, और अगर कंप्रेशन होगा बच्चों तो पार्टिकल क्या होंगे? पास पास में आएंगे, पास पास में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर 1 और फिगर 2 को कंपेयर करो कि पहले पार्टिकल जो थे थोड़ा खुला खुला थे, राइट। लेकिन जब मैंने इस पिस्टन को थोड़ा सा मैंने पुश करा, प्रेशर और कंप्रेशन इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल थोड़ा और पास आए, राइट। उसके बाद अगर मैं फिगर 2 और 3 को कंपेयर करता हूं बच्चों, राइट, तो मैंने पिस्टन को और ज्यादा ये पुश करा, प्रेशर दिया, उसकी वजह से कंप्रेशन हुआ, राइट। और फिर क्या हुआ कि जितने पार्टिकल पहले दूर दूर थे अब वो और पास आ गए, राइट। और एक ऐसी स्टेज बन गई कि हाँ पार्टिकल पास पास में आ गए तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ तो वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हुए, राइट। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों कि व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेशन इन गैस in a cylinder, a particular pressure stage reach when gas change into a liquid state। यानी कि एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि जब हमारे पास जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। इट इज क्लियर है बच्चों? बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है एवापोरेशन। एवापोरेशन एक प्रोसेस है जिससे लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चेंज होता है, राइट। अभी तक चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो ये प्रोसेस भी इजी, राइट। आइए जरा देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड state to vapor state at any temperature below its boiling point।
इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों वो है ये, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि आप लिक्विड को बॉइल कर रहे हैं, राइट, या आप लिक्विड को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, और 100 डिग्री सेल्सियस से अंदर ही अंदर अगर आप वाटर को बॉइल कर रहे हैं, राइट, तो वाटर क्या होगा, एवेपोरेट होगा, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एवेपोरेशन। ये चीज क्लियर है, समझ में आ रही है। अगर वाटर अगर 100 डिग्री हो गया तो अब वो वाटर क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है, राइट। और अगर 100 डिग्री के अगर नीचे है तो इस प्रोसेस में या इस वे में क्या हो रहा है, एवेपोरेशन हो रहा है, और लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों। अब थोड़ा इसके एक स्टेप और आगे चलते हैं और इसे ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है कि सबसे पहले आपके पास वाटर ऑन सरफेस, बिकॉज वाटर को हीट मिल रही है, राइट। कोई भी वाटर बॉडीज है आपके पास, राइट, ओशियन है, सी है, या रिवर है, या कोई भी अदर आपके पास वाटर बॉडी है, राइट। फर्स्ट चीज आप ये समझें कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस है ये एक सरफेस फिनोमेना, एक ही सरफेस प्रोसेस, राइट, कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी वाटर जो सरफेस में होता है उसको सन से डायरेक्ट हीट एनर्जी मिलती है, राइट। तो वाटर ऑन सरफेस है, गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सन, सन से एनर्जी मिली, राइट। तो जो वाटर के जो पार्टिकल है वो क्या हुए बच्चे, एक्साइटेड हुए, राइट, और उसकी वजह से उन्होंने क्या करा, ब्रेक IMF किया, ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है उसको ब्रेक किया। ब्रेक IMF बच्चे मतलब कि जो पार्टिकल के बीच में, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ है वो ब्रेक हुआ, राइट, समझ में आ रहा है। और अगर जब ये यहां पे ब्रेक हुआ देन इजीली वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज हुआ। लेकिन कब, जब जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है, राइट, समझ में आ रहा है। तो पहले हमारे पास क्या हो, वाटर जो हमारे पास सरफेस पे था, उसके बाद उसने सन से एनर्जी ली, तो जो उसके पार्टिकल थे वो एक्साइटेड हुए, तो उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स था वो ब्रेक किया, और उसके बाद वो वेपर में चेंज हो गए। ये चीज क्लियर है बच्चों या नहीं, राइट। लेकिन इवेपोरेशन जो है बच्चों वो और किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, या किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इवेपोरेशन एक सरफेस प्रोसेस है, तो जितना ज्यादा वाटर का सरफेस होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ओशन हो गया, सी हो गया, या कोई लेक हो गया, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर का जो सरफेस है वो बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा अगर एटमॉस्फेयर अगर ह्यूमिड है, राइट, अगर मौसम में नमी है तो इवेपोरेशन जो है वो कम। इसके अलावा इवेपोरेशन जो है वो ये टेम्परेचर वेरिएबल होता है, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा उससे सन से एनर्जी मिलेगी और उतना ही ज्यादा वो इवेपोरेट होगा, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ में आ रहा है, राइट। और ऐसे हमारे पास और भी चीजें, आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। और हवा की स्पीड, विंड स्पीड अगर काफी अच्छी, काफी तेज है, राइट, तो हवा अपने साथ, राइट, वाटर फ्यूम्स को, राइट, जो वेपर फॉर्म है वाटर की, उसको अपने साथ ले जाएगा। क्लियर है? और इस तरीके से इवेपोरेशन क्या होगा, इफेक्ट होगा। ओके,
तो इस तरीके से बच्चों हम ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे